Guys, welcome back again to my channel D for Lario. So आज हम प्लांट फिजियोलॉजी की सेकंड लेक्चर करेंगे, यानी दैट इज आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कि किस तरह से और कितने तरह के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. I'm taking a second colored pen. Okay, that is blue. Okay. Take the size 8. Okay. I think it is not good. तो ठीक है, जनरली कितने तरह के हैं? 3 तरह के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं. First one is channel mediated. Second one is carrier mediated. And the third one is active transport. Active ट्रांसपोर्ट. तो हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक लेके चलेंगे कि एक एक टॉपिक में हम क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है CSIR के एक्सपेक्ट से. और फिर इन द एंड ऑफ दिस सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट ऑफ दिस, सो दैट यू गाइस क्लियर कि हमने कितना पढ़ा था सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट के बारे में. ओके, तो आई एम जस्ट, अगर चैनल मेडिएटेड की मैं बात करूं, फर्स्ट इज चैनल मेडिएटेड. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट ऑफ चैनल? एक चैनल क्रिएट होता होगा. यस, यू आर राइट, एक चैनल ही क्रिएट होता है, बट इट्स नॉट लाइक इन योर टेलीविजन चैनल, इट इज अ डिफरेंट चैनल. तो अगर मैं चैनल की बात करूं तो सबसे पहले मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा. दैट इज इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई होप ज्यादा टाइम ना लगे. ठीक है, ये हो गया डबल लिपिड लेयर. ओके, दिस इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो चैनल मेडिएटेड की अगर बात करें तो चैनल मेडिएटेड क्या है? चैनल इज एन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके जरिए आपका ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, किस चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा वो अभी हम देखते हैं. ये आपका चैनल मेडिएटेड प्रोटीन तैयार लगभग हो ही गया. दैट इज इट. इट इज नॉट गुड एज लाइक यू आर थिंकिंग, बट या काम चल जाएगा. ठीक है, बिकॉज वी हैव जस्ट टू अंडरस्टैंड इट. ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है एक्चुअल. ठीक है, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल. ओके, तो यहाँ पर भी एक बना लेते हैं. ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया. ज्यादा नहीं करते हैं, बस इतना सा. ठीक है, दिस इज एन चैनल प्रोटीन. और आप देख रहे होंगे कि ये चैनल प्रोटीन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में भी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ठीक है, जो फंक्शन करता है एज एन सेलेक्टिव फोर्स की तरह, जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स और आयन डिफ्यूज आउट होंगे. जब हम चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दैट इज टोटली एन पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी विद द हेल्प ऑफ एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन द हिल आपके मॉलिक्यूल्स और आयन मूव होंगे. लेकिन फंक्शन क्या है इसमें, अंदर डिफरेंस क्या है नॉर्मल डिफ्यूजन से अगर बात करें या नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट से बात करें, तो उनमें से इसमें डिफरेंस ये है, ये सिलेक्टिव फोर्स है
ये एक सिलेक्टिव पोर की तरह एक्ट करेगा, जिसके जरिए ये मॉलिक्यूल और आयंस को डिफ्यूज आउट करेगा, यहां से लेकर इस मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्टिव पोर्स है, जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स और आयन कैन डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को, इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन ही हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो एज एन पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, और ये चैनल के जरिए हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब आप अपने टेलीविजन में देखते होगे, देयर आर जस्ट नॉट एनी हिंदी चैनल्स, देयर आर आल्सो इन तेलुगु, तमिल, English channel, Bengali channel, so there are lots of channels. So similarly, like how there are also not in just single channel which is in a selectively ports. There are also lots of channel in our plasma membrane, and that are following as gated channel. यहाँ लिख देते हैं gated channel, anion channel, और एक सिमिलरली जो स्पेसिफिक रहता है दैट इज कैल्शियम चैनल। ये स्पेसिफिक रहेगा कैल्शियम के लिए। ठीक है, तो गेटेड चैनल में क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं। यह कुछ चैनल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर गेट्स की तरह होता है, जैसे गेट्स हैं ओपन एंड क्लोज होते हैं, लाइक दैट दे आर आल्सो ओपन एंड क्लोज। पोर्स के लिए जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ओपन होंगे और क्लोज होंगे, बट दे आल्सो हैव टू बी सिलेक्टिव पोर्स। इनको सिलेक्टिव भी करना है, तो ये हर किसी के लिए ओपन अप नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई चैनल गेटेड चैनल रिक्वायर है ना एक्सटर्नल सिग्नल। ये सिग्नल ओपन करेगा और गेट्स को क्लोज करेगा, जिसके अंदर आपके ये सिग्नल्स में क्या इंक्लूड्स होते हैं, किस तरह के सिग्नल्स आते हैं वो देख लेते हैं। सिग्नल्स आर कमिंग gated channel are voltage, एक वोल्टेज आयन गेटेड चैनल्स होता है। हार्मोन की बाइंडिंग से भी आपका चैनल ट्रांसपोर्ट होता है। और लाइट, क्या हुआ, वोल्टेज आपका आया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में वोल्टेज आया कि कोई मॉलिक्यूल आया, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, तो इस चैनल प्रोटीन को उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज अगर उसे मिल जाता है तो वो चैनल अपने आप ओपन हो जाता है और ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट हो जाता है पैसिवली। ठीक है, हार्मोन की बात करें, एक हार्मोन रिलीज हुआ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई सा भी हार्मोन रिलीज हुआ, दैट हार्मोन इज बाइंडिंग हेयर चैनल प्रोटीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग ऑफ हार्मोन दिस चैनल प्रोटीन ओपन अप देयर गेट्स। गेट ओपन कर दिया, अब ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पैसिवली। ठीक है, पैसिवली डिफ्यूज आउट हो जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सम ऑफ हाउ लाइट के ये लाइट क्या हो गया, जैसे आपके PS2 मैकेनिज्म है उनमें लाइट पड़ती है, तो उनके अंदर भी इस तरह के चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। लाइट पड़ी, लाइट का इन्फ्लुएंस हुआ कि सम ऑफ हाउ चैनल प्रोटीन विल बी ओपन अप। ठीक है, चैनल प्रोटीन विल बी ओपन अप एंड द जो भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है, जिसकी वजह से लाइट ने उसको ओपन अप किया है चैनल को, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पैसिवली। अब एनायन चैनल्स की अगर हम बात करें, दैट इज दिस एनायन चैनल स्पेसिफिकली उन्हीं आयंस के लिए होता है जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एनायन चैनल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एनायन चैनल। तो मैं सेपरेट कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, एनायन चैनल में क्या होगा, ये हमेशा फंक्शन करेगा एनायंस को डिफ्यूज आउट। सेल से जब हमें एनायंस को बाहर भेजना हो, डिफ्यूज आउट करना हो, तो उसमें एनायन चैनल हेल्प करते हैं। ये मैकेनिज्म एनायन के अपटेक में भी हेल्पफुल होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हमें सेल्स के बाहर ही एनायंस को भेजना है, सेल्स को अपटेक भी करना होता है एनायन, तो हम इन एनायन चैनल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल की बात करें, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैल्शियम को रिलीज करता है, वो भी साइटोसोल में। कैल्शियम मस्ट बी एक्सपेल्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये जो आयन चैनल है दैट इज टोटली एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है,
आप चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, अब मैंने बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम चैनल आपका एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसमें कैल्शियम आपका साइटोसोल में रिलीज होता है। ठीक है, ये सेल है, मान लीजिए दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये है साइटोसोल। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम आएगा इनसाइड है, ठीक है ना, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। कैल्शियम का तो यहाँ पर देखो पैसिव डिफ्यूजन होगा जनरली, क्योंकि अगर आउटर साइड में कैल्शियम की कंसेंट्रेशन हाई है तो हमें साइटोसोल में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन सम ऑफ हाउ इस कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बाहर ज्यादा, कैल्शियम का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए इनटू एन साइटोसोल दैट तो इस कैल्शियम को हमें एक्सट्रूड आउट करना होता है, तो ये एक्टिवली एक्सट्रूड आउट होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का अपटेक जरूर आपका पैसिवली है, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, बट इसका एक्सट्रूड आउट इज टोटली एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये चीजें तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ कि कैल्शियम का क्या है, दो तरह से ही होता है। ठीक है ना, पैसिवली अपटेक हो रहा है, लेकिन ये इसका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनाइंस की अगर हम बात करें तो एनाइंस नहीं है कैल्शियम, कैल्शियम इज एन कैटायन। ठीक है ना, तो कैल्शियम चैनल क्या करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फंक्शन करेगा, यानी इसको रिलीज करना है साइटोसोल में। अपोजिट डायरेक्शन में जब कैल्शियम, देखो चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में अगर कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो ये इसके जरिए जरूर अपने साइटोसोल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आउटसाइड भेजना है सेल से, ठीक है, तो उसके अंदर एक्टिव चैनल काम करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला चैनल, उसके अंदर ये चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं करेगा। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जैसे कि पोटेशियम की बात करें। ठीक है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स यानी इनवर्ड और आउटवर्ड डिपेंडिंग करती है वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर ज्यादा नेगेटिव होती है तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। द एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं कि पोटेशियम जो डिफ्यूज आइदर इनवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये डिपेंड करेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नेगेटिविटी पे, कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरफ ज्यादा नेगेटिव है और किस तरफ ज्यादा पॉजिटिव है, यानी ईके पे भी डिपेंड करेगा। ये एक्चुअली जो नर्स इक्वेशन होती है ईके पे डिपेंड करेगा। तो पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इसको बोलते हैं ईके। ठीक है, पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन अप होते हैं मोर नेगेटिव पोटेंशियल पे, जो स्पेशलाइज करते हैं इनवर्ड ऑफ पोटेशियम, यानी अगर आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है तो आपका पोटेशियम चैनल ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल के अंदर आने लगेगा, पोटेशियम का डिफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड रेक्टिफाइंग, ये सिंपली हम इनवर्ड ऑफ पोटेशियम चैनल भी बोलते हैं, रेक्टिफाइंग, इनवर्ड रेक्टिफाइंग, या simply this I have to take an eraser so that okay, पोटेशियम इनफ्लक्स। ठीक है, पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा है। ठीक, तो पोटेशियम चैनल जो मोर पॉजिटिव आयंस पे ओपन अप होते हैं उसमें क्या होता है, मोर नेगेटिव। देखो पोटेशियम दोनों केसेस में ओपन अप हो रहा है, या तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो या मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा ही पॉजिटिव हो। ज्यादा नेगेटिव होने पर इसका ये तब होता है, यानी अगर बात करें ज्यादा नेगेटिव है, इसका मीन्स पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है, तभी मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है इनसाइड से। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पोटेशियम हैव टू बी कम इनटू एन साइटोसोल, साइटोसोल में आना जरूरी है, तो इसका पैसिवली डिफ्यूजन होगा। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मीन्स पोटेशियम का कंसंट्रेशन आपका साइटोसोल में बहुत ज्यादा है, तो इसको बाहर जाना बहुत जरूरी है ताकि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। तो उस केसेस में आपके आउटवर्ड पोटेशियम चैनल ओपन अप होते हैं, और उन पोटेशियम चैनल को हम बोलते हैं आउटवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम, या सिंपली
इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, या आउटवर्ड चैनल्स भी बोल सकते हैं। तो पोटेशियम के दो तरह के चैनल हैं, एक सिंपली इनवर्ट पोटेशियम चैनल, एक सिंपली आउटवर्ड पोटेशियम चैनल। डिपेंडिंग करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन पे, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दो कंपोनेंट हैं, एक डिफ्यूजन पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रोजेनिक पोटेंशियल। तो ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट पोटेशियम इज इनफ्लक्स और इफ्लक्स, लेकिन पैसिवली ही होगा, एक्टिवली नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब इनवर्ट होता है पोटेशियम चैनल का, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इन्वायरमेंट से इसका इन्वर्ट हो रहा है, एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं स्टोमाटा की, ठीक है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल ओपन अप कैसे होते हैं, स्टोमाटा ओपन अप कैसे हो रहा है? ये जो सब्सिडरी सेल्स है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इस गार्ड सेल का, यहाँ पर पोटेशियम का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो पोटेशियम का इनफ्लक्स इनटू अ गार्ड सेल ओपनिंग अप ऑफ अ स्टोमाटा, वेयर एज पोटेशियम का आउटवर्ड, जैसे पोटेशियम चैनल ओपन अप होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव नाउ, और पोटेशियम बाहर चला जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों हुई है? क्योंकि पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं गार्ड सेल में, तो इसलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाई हो गई है, तो इसकी वजह से इनको बाहर जाना जरूरी है। तो जैसे ये बाहर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन आउटवर्ड पोटेशियम चैनल, ठीक, तो क्या हो जाएगा? स्टोमाटा क्लोज अप हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा पोटेशियम जाइलम में, या सिंपली मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये पोटेशियम आयन चैनल। पॉजिटिवली मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नेगेटिवली मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये था हमारा चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम लेके चलते हैं अगला कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आई होप सो गाइस आपको चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कैरियर मेडिएटेड। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, दिस इज एन रैबिट के ईयर्स लग रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट कलर्स में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। समहाउ ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत, और ये चैनल नहीं है, ठीक है, ये चैनल नहीं है, कैरियर प्रोटीन एक्चुअली। तो इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? जो सब्सटेंस जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, द सब्सटेंस बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज इनिशियली bound to a specific site of carrier protein. That's why it is called as a carrier protein. क्योंकि ये एक्ट एज एन कैरियर करता है, कुरियर गाय की तरह काम करेगा कि उसको दे दिया और उसने वापस दूसरी जगह जाकर उसको छोड़ दिया। इट एक्ट एज एन साइट ऑफ कैरियर प्रोटीन। बट ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये इनिशियली इससे यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस क्या कर गया, एक सब्सटेंस जिसको ट्रांसपोर्ट होना है कैरियर प्रोटीन की स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये बाइंडिंग कैरियर प्रोटीन को लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन इस बाइंडिंग के बाद
हाईली स्पेसिफाइड हो जाता है, यानी हाईली सिलेक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए जिसको ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक साइट ऑन कैरियर प्रोटीन, दिस रिक्वायरमेंट for binding allows the carrier to be highly selective, हाईली सिलेक्टिव हो जाएगा जैसे ये बाइंडिंग हो जाएगी किसके लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, उसी सबस्ट्रेट के लिए जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसको ट्रांसपोर्ट होना है। जैसे ही बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस यहाँ पे बाइंड कर गया। क्यों बाइंड करा, क्योंकि कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। ये जब तक इससे वो सब्सटेंस बाइंड नहीं होता जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, ये बाकी के सबस्ट्रेट के लिए अपने आप को ओपन अप नहीं करेगा। तो हाँ, कह सकते हो कि इट इज आल्सो लाइक एज एन चैनल, बट इट इज नॉट कम अंडर चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपका कैरियर मेडिएटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस बाइंड अप कर जाएगा पर्टिकुलर साइट पे कैरियर प्रोटीन की। जैसे ही वो बाइंड अप करेगा, वो बाइंडिंग अलाउ कर देगी उस सबस्ट्रेट के लिए कि वो कैरियर प्रोटीन उस सबस्ट्रेट के लिए हाईली सिलेक्टिव हो जाए। और उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कैसे सिलेक्टिव हो जाता है, ये बाइंडिंग एक्चुअली brings in a conformational change, brings in a conformational changes। किसमें conformational changes आएगा, in carrier protein। कैरियर प्रोटीन में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो इस सबस्ट्रेट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प कर रहे हैं, जैसे ये कंफर्मेशनल चेंज आया तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ना अपने आप को ओपन एक्सपोज कर देगा, उसके लिए एक्सपोज कर देगा जो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन में उस सबस्ट्रेट को मिलना जरूरी है, तो इस सॉल्यूशन तक आने के लिए उस सबस्ट्रेट को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और एक्सपोजिंग के लिए बीच में उनके रोड़े में क्या आ रहा है, ये कैरियर चैनल आ रहा है। तो एक सबस्ट्रेट आपका कैरियर की स्पेसिफिक साइट पे बाइंड अप करेगा, ये उसको क्या बना लेगा, हाईली स्पेसिफिक बना लेगा उसी कैरियर के लिए। तो ये ठीक है ना, उसी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जैसे जितने भी सबस्ट्रेट उस सबस्ट्रेट के पार्ट हैं तो उनके लिए हाईली स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और उन्हीं पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ये अपने अंदर से जाने देगा। क्यों, क्योंकि अब इसने अपने आप को चेंज कर लिया है, अपने अंदर ऐसा कन्फर्मेशन चेंज लाया है कि इसके अंदर से सिर्फ वही पास ऑन हो सकते हैं जो इसकी बाइंडिंग साइट पर एक पहले से ही बैठा है। ऐसा कह लो कि एक सिपाही ने पासवर्ड को रोक के रखा है, तो वो अपनी ही सेना को अंदर जाने देगा जो उसी की सेना है, दूसरे की सेना को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये एक सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड अप करा, ठीक है, बाकी के सबस्ट्रेट यहाँ पर आके सॉल्यूशन से एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जैसे ही ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ, ये सब्सटेंस यहाँ से हट जाएगा और कैरियर बाइंडिंग साइट से ये हट गया। नाउ दिस सब्सटेंस कैन नॉट, अब ये जो बाइंड करा था अब ये खुद नहीं जा सकता, क्योंकि इसको जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको कैरियर प्रोटीन पे बाइंड अप करना पड़ेगा। और अगर बाइंड करेगा तो जाएगा कैसे, तो इसके अंदर हम उन्हीं सबस्ट्रेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। तो एक आपका मॉलिक्यूल बाइंड अप कर गया सबस्ट्रेट का, उसने कन्फर्मेशनल चेंज लाया कैरियर प्रोटीन में, तो बाकी के सबस्ट्रेट, क्योंकि ये अभी कन्फर्मेशनल चेंज इन सभी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो गया कि अब इनमें अगर कोई और सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, ठीक है, मान लो कैल्शियम की जगह कोई और पोटेशियम हो, ये पोटेशियम को नहीं जाने देगा क्योंकि यहाँ कैल्शियम का बंदा बैठा है, ठीक है, तो ये कैल्शियम को ही ट्रांसपोर्ट करने देगा बस, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम हट जाएगा, उसके बाद कैल्शियम कब हटेगा, जब ट्रांसपोर्ट पूरी की तरह से कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये खुद नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होती है, बाइंडिंग होती है। दैट्स वाई
This process is very slow as compared to an active transport channel हो गया या channel mediated transport हो गया। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 1/6 टाइम ये स्लोअर रहता है उन सब से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें हो रही हैं। ये देखो, पहले बाइंडिंग हो रही है स्पेसिफिक साइट पे, फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है, फिर जाके आपके सबस्ट्रेट डिफ्यूज आउट हो रहे हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है, क्यों ये होता है? क्योंकि कैरियर मेडिएटेड सिर्फ पैसिवली नहीं करेगा, ये एक्टिवली बाकी चैनल की तरह नहीं है, ये एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा। जस्ट एक्टिवली कब करेगा? तब इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट, अगर एटीपी है तब ये एक्टिवली करेगा, या पैसिवली अगर तब करता है ज़्यादातर जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक तरफ बना है, लेकिन उसके लिए बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो कैरियर प्रोटीन अगर देखा जाए तो ये वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबल सबस्ट्रेट को ट्रांसपोर्ट करता है एज कंपेयर टू अदर चैनल्स या अदर ट्रांसपोर्टर्स। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑन ए कैरियर, अगर हम पैसिवली ट्रांसपोर्ट की बात करें, यहाँ पे पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो समटाइम इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन कब? जब फैसिलिटी मिल रही है तब, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डिफ्यूज आउट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज एक्टिवली, ठीक है ना। तो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से होता है, एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली। तो ये तो था हमारा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो लास्ट टॉपिक आज का है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव है तो इट रिक्वायर्ड एन लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाने के लिए अगर आप हिल के ऊपर जाओ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पहाड़ी से नीचे आ रहे हो तो आप फुर्ती से आ सकते हो, लेकिन चढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं पहले की तरह ही। डायग्राम्स के जरिए जितनी जल्दी आप समझोगे उतना बेटर रहता है एक्चुअली, क्योंकि थ्योरी पोर्शन हम रीड कर करके कभी कभार थक जाते हैं। हमारी आईज क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज करो बच्चों, टेक्नोलॉजी आप जितना यूज करोगे उतना बेटर है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा पेन ही ले लेते हैं एक्चुअली, इस बार ब्लू ले लेते हैं। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली है ये बहुत, इस तरह का कुछ। ठीक है, जॉइंटेड है, कहीं आप लोग समझ लो कि ऐसे कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, दीज आर जॉइंटेड, ठीक है। तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूल जा रहा है और इसके चाहिए एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी को होगी तभी ये प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट कपल्ड रहेगा डायरेक्टली एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपका एटीपी हाइड्रोलाइसिस के अलावा भी हो सकती है, सॉरी एटीपी हाइड्रोलिसिस ही होती है एक्चुअली। जैसे एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, डायरेक्टली कपल हो रहा है एनर्जी से, तो ये जो एनर्जी है डेल्टा यू जे से अलग हटके एटीपी हाइड्रोलिसिस की होती है कि एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, एनर्जी मिल गई और उसने ड्रिवन कर दिया। या एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होती है जो आपकी नॉर्मली ईटीसी में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है।
ये अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन ने लाइट को अब्जॉर्ब किया, जैसे कि आपका नॉर्मली होता है बैक्टीरिया में, हेलो बैक्टीरिया है एक, और बैक्टीरियो रोडोप्सिन उसके अंदर भी होता है, ये पिगमेंट अब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी पार्ट में CSIR के, ठीक है ना। बैक्टीरियो रोडोप्सिन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कैरियर प्रोटीन्स जो आपका इन बैक्टीरिया में होता है। तो ये लिख देता हूँ, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कैरियर प्रोटीन। मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करूंगा तो आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम जनरली पंप बोलते हैं, ठीक है। पंपिंग कर रहा है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है, नीड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनर्जी, एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिला, इसने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पंप। तो मोस्टली पंप जो होते हैं वो आयन पंप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे आपके पंप चैनल हैं। ये प्रोटॉन का पंप करते हैं, कीमो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है, प्रोटॉन पंप आउट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है, आपका मैट्रिक्स में हो जाता है जाके। तो आयन पंप्स दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम पंप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अब वक्त आ गया है उन पंप्स को पढ़ने का। तो आयन पंप्स आपके दो तरह के हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रल और इलेक्ट्रोजेनिक, ठीक है। इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा जिसमें जिस ट्रांसपोर्ट में नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज अक्रॉस द मूवमेंट मेम्ब्रेन होगा, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज का मूवमेंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर +2 है तो यहाँ पर भी +2 ही जा रहा है, ठीक है, एक ही तरफ पर्टिकुलर +2 जा रहा है, अपोजिट में कोई भी इसे काउंटर आयंस का काउंटर बैलेंस नहीं होगा किसी और आयन से, ठीक है। तो ऐसे पंप को हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। और इसके अगर अपोजिट में बात करूं तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप में क्या है, इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा। तो इसका एग्जांपल अगर बात करें जैसे पोटेशियम और सोडियम ATPase, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था सोडियम पोटेशियम ATPase की, जो आपके एनिमल सेल पंप हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये 3 सोडियम आयन को आउट करते हैं और 2 पोटेशियम आयंस को इन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेट मूवमेंट जो चार्ज हो रहा है वो 1 रह रहा है, 1 नेट मूवमेंट चार्ज हो रहा है। तो दैट इज टोटली अंडरकम दिस इलेक्ट्रोजेनिक, नॉट इलेक्ट्रो न्यूट्रल। बच्चे गड़बड़ी यही करते हैं, ठीक है, कि 2 हैं तो हमारा इलेक्ट्रो न्यूट्रल हो गया, नहीं। अगर इलेक्ट्रो न्यूट्रल का एग्जांपल मैं अच्छे से दूं तो वो होता है कि अगर आपका सेल में से 1 प्रोटॉन आउट हो रहा है और 1 सोडियम इन हो रहा है, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या रह रहा है, 0। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप। तो इस पंप को हमने एग्जाम नाम दे दिया ATPase। तो ये आपका एक इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, जैसे प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन और साथ में प्लांट्स की टोनोप्लास्ट हो गई या कोई और प्लांट है, जैसे कि एनिमल की एंडोमेम्ब्रेन हो गई, इन सब में प्रोटॉन जो है एक प्रिंसिपल आयन है, ठीक है। प्रोटॉन एक प्रिंसिपल आयन है किस किस में, प्लांट्स में, फंजाई, बैक्टीरिया, एंडोमेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल या कोई भी अदर प्लांट सेल हो गया, या टोनोप्लास्ट भी होता है आपका, ठीक है। इन सब में क्या है, प्रोटॉन जो है एक प्रिंसिपल सोर्स है, एक प्रिंसिपल आयन है, सॉरी सोर्स बोल दिया मैंने, प्रिंसिपल आयन है जो इलेक्ट्रोजेनिकली पंप आउट होता है। कैसे इलेक्ट्रोजेनिकली पंप आउट हो रहा है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन,
जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये सेल है, ये वैक्यूल है। तो साइटोसोल क्या है, साइटोसोल को एसिडिक होना नहीं होता है ज्यादा, लेकिन वैक्यूल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैन बी एसिडिक, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज पम्प्ड आउट एक्टिवली आउटसाइड द साइटोसोल या वैक्यूल्स में आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोजेनिकली पम्प्ड आउट होते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है H प्लस ATPase, ठीक है, H प्लस ATPase की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जनरेट करती है, क्या जनरेट करती है, ये एक ग्रेडियंट जनरेट करेगी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जनरेट ए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल जनरेट कर रही है। इसकी वजह से प्रोटॉन क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाता है। लेकिन जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन में आपका जो ये H प्लस ATPase है एंड आपका एक और होता है H प्लस पायरोफोस्फेटेज, ठीक है। ये क्या कर रहा है पायरोफोस्फेटेज, ये इलेक्ट्रोजेनिकली पंप्ड करेगा प्रोटॉन को, किसमें, वैक्यूल के ल्यूमिनम यहाँ पर डालेगा, ठीक है, या गोल्जाई के सिस्टम में जो आपका प्रोटॉन पायरोफोस्फेटेज के केस में होता है, ठीक है ना। वैक्यूल को कहाँ कर रहा है ये, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोजेनिकली पंप्ड आउट कर रहा है इनटू एन वैक्यूल्स, ठीक, क्योंकि वैक्यूल्स का पीएच कैन बी एन एसिडिक बट नॉट साइटोसोल पीएच कैन बी एसिडिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मोस्ट प्रोमिनेंट पंप होते हैं, आप क्या बात करें तो वो होते हैं प्रोटॉन्स और कैल्शियम्स की, ठीक है। इन दोनों, कैल्शियम का कहाँ रिक्वायरमेंट है, प्लाज्मा इंट्रासेलुलर स्पेस में, यहाँ पर, ठीक है, या वैक्यूलर की मेम्ब्रेन में इसकी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, और प्रोटॉन की भी वही रिक्वायरमेंट होती है। एक और तरीका होता है जिसके जरिए सोल्यूट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस एन मेम्ब्रेन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे, और लेकिन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल से कपलिंग हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल हो रही है, यानी कोई रिएक्शन चल रही है डाउन द हिल। अब जो चीज डाउन द हिल हो रही है, इट रिलीजिंग सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज टोटली कपल्ड बाय दैट प्रोसेस व्हिच इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये इसको कपल अप कर देती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से कपल अप हो सकता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एन सॉल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, या जो सॉल्यूट डाउन हिल आ रहे हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप का कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट को हम बोल देते हैं सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कैरियर मेडिएटेड ही हो रहा है, ठीक है, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली एनर्जी से नहीं कनेक्टेड है, ये इनडायरेक्टली एनर्जी से कनेक्टेड है। ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, जब पैसिव प्रोसेस होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी डिफ्यूजन के जरिए, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के जरिए, उसके साथ ये कपल अप है, अगर वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये ड्रिवन होते हैं इनडायरेक्टली पंप से, ठीक है, पंप इनको डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली पंप आउट करेगा, ठीक है, पंप आउट मीन्स इनडायरेक्टली एनर्जी देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा, किससे स्टोर्ड हुई है ये, इन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से जो जनरेट होती है, जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, ठीक है। आई होप सो आपको शॉर्ट फॉर्म समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से जो जनरेट हुआ है उसकी एनर्जी को स्टोर होना पड़ता है, ठीक है, वो एनर्जी स्टोर हुई, अब वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको यूज कर लेगा और अपने सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो ऑफ टू टाइप, सिंपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है
और यूनिपोर्ट। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में समझाऊंगा सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट क्या है। और दिस इज इन लास्ट टॉपिक, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट ऑफ सेकेंडरी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये लास्ट टॉपिक है। तो सिम्पोर्ट क्या हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल जैसे प्रोटॉन है, ठीक है, ये पैसिवली जा रहा है और इसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इंक्रीज हो रही है, और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई मॉलिक्यूल, एक जस्ट वेट, ये यहाँ पे H+ ले लो और ये A+ ले लो, कोई भी हो सकता है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो रहा है। तो ये हो रहा है, तो ये किस तरह का हो रहा है, सिम्पोर्ट हो रहा है, यानी दो सब्सटेंस मूव करें अगर एक सेम डायरेक्शन में, ठीक है, मेम्ब्रेन के जरिए, तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट या सिम्पोर्टर। ठीक है, वेयर एज यूनिपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एन particular solute which is facilitated by an protein called an antiporter। ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोटीन था उसको सिम्पोर्टर बोलते हैं, क्योंकि सिम्पोर्टर में एक प्रोटीन होता है जो फैसिलिटेट करेगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, कि वो दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेके जाए। वेयर एज इन यूनिपोर्ट द प्रोटीन विच इज फैसिलिटेटेड इट हेयर, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज एन यूनिपोर्टर। ठीक है, सॉरी यूनिपोर्टर नहीं, एंटीपोर्टर कहते हैं इसको, एंटीपोर्टर, बट इसको हम यूनिपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन आपका ये हो गया, बी अंदर बाहर आ रहा है, प्रोटॉन इनसाइड द साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट कहते हैं, जहाँ पर आपका प्रोटीन एंटीपोर्टर फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और ये डाउन द हिल, अब इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये जो आपका डाउन द हिल चल रहा है, ठीक है, ये जब डाउन द हिल होगा तो इट रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज टोटली यूज्ड बाय दिस प्रोटॉन। ठीक है, वो प्रोटॉन यूज कर लेगा, और इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण इसको यूज कर लेगा। या अगर ये डाउन द हिल जा रहा है, ठीक है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, तो जो प्रोटॉन्स के जरिए इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, दैट जनरेशन इज रिलीजिंग ऑफ एन एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस बी, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों प्रोसेस में देखोगे अगर आप सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में, तो जो सोल्यूट है या आयन जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोटॉन्स के साथ, और हमेशा मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ये जो सोल्यूट है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रोटॉन आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन द हिल जा रहा है, तो ये प्रोटॉन एनर्जी देगा इसको। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं दोनों, वो भी साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस की, यानी एनर्जी ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट की, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स से जनरेट होती है, जो आपकी डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस है, वो भी आपका एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। क्यों? क्योंकि वो भी इसको एनर्जी दे रहा है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कपल्ड अप रहता है। तो आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो यू गाइस लाइक माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। इफ यू वांट एन नोट्स फॉर दिस लेक्चर, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सर।